प्रिय विद्यार्थी साथियों, नमस्ते। आप सभी की मांग पर इस वीडियो में संस्कृत साहित्य के मेजर विषय के सेकंड पेपर, माइनर विषय और इलेक्टिव विषय आर्ष काव्य एवं लौकिक काव्य के प्रश्न पत्र की तैयारी कैसे करनी है, इस संदर्भ में आपसे चर्चा की जा रही है। साथियों, यह विषय बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत अच्छा है और पेपर का जो सिलेबस है वो भी काफ़ी सरल है। आप थोड़ा सा यदि ध्यान देंगे तो आप इसे तैयार कर लेंगे। इस सिलेबस में ध्यान देने वाली बात यह है कि 5 इकाइयों में बटा हुआ यह सिलेबस 2 तरह के प्रश्नों को अपने अंदर समेटे हुए है। प्रत्येक इकाई से 2 प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। पहले प्रकार के प्रश्न में संदर्भ और प्रसंग सहित व्याख्या होगी और दूसरे प्रकार के प्रश्न में किसी साहित्यिक रचना के परिचय से संबंधित सामान्य प्रश्न होंगे। संदर्भ सहित व्याख्या लिखना बहुत ही सरल काम है और इसमें अंक भी बहुत अच्छे मिलते हैं। कुछ बातों को ध्यान में रखकर आप बहुत आसानी से व्याख्या कर सकेंगे। चलिए अपन इकाई वार इन चीज़ों को देखते हैं। सबसे पहले यदि हम आपके सिलेबस की पहली इकाई पर बात करें तो पहली इकाई में रामायण शामिल है, वाल्मीकि रामायण। और वाल्मीकि रामायण का भी बालकांड का प्रथम सर्ग जो है, बालकांड के रूप में जो प्रथम सर्ग है वाल्मीकि रामायण जी में, उस बालकांड को संपूर्ण रूप से आपको पढ़ना है और इसी बालकांड में से दोहे, चौपाई आदि से संबंधित पठितांश में व्याख्या करने के लिए कहा जाएगा। तो आपको करना क्या है कि आपके घर में जो भी रामचरितमानस आदि है या वाल्मीकि जी का रामायण है, पहले तो इसका अंतर ही समझ लीजिए। रामायण अलग रचना है और रामचरितमानस अलग रचना है। रामायण संस्कृत में लिखी गई है और वाल्मीकि जी के द्वारा लिखी गई है। रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखी गई है और तुलसीदास जी के द्वारा लिखी गई है। चूंकि यह संस्कृत का प्रश्न पत्र है, इसलिए इसमें वाल्मीकि जी की रामायण की बात हुई है। लेकिन दोनों प्रकार के रामायण में, बालकांड में काफ़ी बातें समान हैं। तो यदि आपके पास वाल्मीकि जी की रामायण है और उसमें संस्कृत के साथ साथ हिंदी अनुवाद भी है, तो आप सबसे पहला काम यह कीजिए कि बालकांड का जो हिंदी अनुवाद वाला हिस्सा है उसकी एक रीडिंग लगा लीजिए। उसकी रीडिंग लगा लेने पर आपको बालकांड की पूरी कहानी अपने मस्तिष्क में स्पष्ट हो जाएगी कि बालकांड कहाँ से शुरू हुआ है और कहाँ तक चला है। और जब जो पहला व्याख्या का प्रश्न आएगा तो उसको आप पहचानने में भी सफल हो जाएंगे कि ये रामायण से लिया गया एक पद्यांश है और इसकी हमें व्याख्या करना है। तो आप उसकी व्याख्या में सबसे पहले आप संदर्भ लिखेंगे कि ये पंक्तियाँ वाल्मीकि जी द्वारा लिखे गए महाकाव्य रामायण के बालकांड से ली गई है। ये आपके 1-2 अंकों का काम तो इसी में हो जाएगा। फिर प्रसंग बताएंगे आप कि वो जो पंक्तियां हैं वो किस प्रसंग में लिखी गई है। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए कि वो राम भगवान के जन्म के संबंध में कोई बात उस दोहे चौपाई में या श्लोक में आई है, संस्कृत में तो श्लोक है, तो आप उसमें लिख दीजिए कि इसमें महाकवि वाल्मीकि जी द्वारा भगवान श्री राम के जन्म से संदर्भित बात कही गई है। फिर तीसरा पॉइंट आप डालेंगे व्याख्या का, और व्याख्या में आपने जो हिंदी में पढ़ा है, हिंदी में भी व्याख्या कर सकते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा कि संस्कृत के जो ये पेपर हैं उनके उत्तर आप हिंदी में भी लिख सकते हैं यदि आपको संस्कृत बहुत अच्छी आती है। और संस्कृत में अगर आप उत्तर लिखते हैं तब तो बहुत ही बढ़िया है, वरना आप हिंदी में व्याख्या कर सकते हैं। तो आप हिंदी में उसका जो अर्थ है उसको लेकर उसकी व्याख्या कर दीजिए। इस तरह से आप बड़े आसानी से व्याख्या वाला प्रश्न हर इकाई से कर सकेंगे। फिर इसके साथ इसमें पहली इकाई में आपसे कहा गया है कि रामायण के सामान्य परिचय पर आधारित आलोचनात्मक प्रश्न। तो इस पे 2-3 तरह के प्रश्न बन सकते हैं कि वाल्मीकि जी के बारे में आप क्या जानते हैं, रामायण का क्या महत्व है, रामायण में कितने कांड हैं, क्या रामायण एक महाकाव्य है, महाकाव्य की विशेषताएं क्या होती हैं। इस तरह के प्रश्नों पर आधारित प्रश्न आ सकते हैं। तो रामायण की एक रूपरेखा आप समझ लीजिए।
उसके अलग अलग कांडों के नाम आप समझ लीजिए। और रामायण की कथा वस्तु तो आपको पता ही है कि भगवान श्री राम, उनके पूर्वज और रावण से युद्ध और तमाम घटनाएं आप जानते हैं, तो उसका वर्णन आप लिख दीजिए। दूसरी इकाई में हम पहुंचते हैं तो दूसरी इकाई महाभारत पर आधारित है। महाभारत किसने लिखी आप दिमाग में बैठा लीजिए कि वेद व्यास जी ने लिखी, और इसके लिखने की भी कहानी है। वेद व्यास जी बोलते गए और भगवान गणेश जी लिखते गए। महाभारत में जो 18 पर्व हैं उसमें से केवल एक पर्व आपके पाठ्यक्रम में है, और उस पर्व का भी एक ही अध्याय आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित है, और वो पर्व है शांति पर्व, और अध्याय है 192। यदि आपके पास महाभारत है घर पर, सामान्यतः हमारे यहाँ एक भ्रम फैला हुआ है कि घर में महाभारत रखेंगे तो लड़ाई होगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। महाभारत दुनिया का एक श्रेष्ठतम महाकाव्यों में सम्मिलित महाकाव्य है। यदि आपके घर है तो आप शांति पर्व निकालिए, अध्याय 192 निकालिए और उसका हिंदी वाला हिस्सा पढ़ डालिए, तो इससे आप व्याख्या करने में सफल हो सकेंगे। जैसा रामायण की व्याख्या में जब इसका संदर्भ लिखेंगे तो यही लिखेंगे कि निम्नांकित पंक्तियां या प्रस्तुत पंक्तियां महाभारत से ली गई, जिनके रचयिता महर्षि वेद व्यास हैं, और महाभारत के शांति पर्व के अध्याय 192 से ये पंक्तियां ली गई हैं। फिर उसमें प्रसंग बता दीजिए, उसमें जिस प्रसंग में वो लिखी गई उसका उल्लेख कर दीजिए, और जो आपने हिंदी अनुवाद पढ़ा है उसके आधार पर व्याख्या कर दीजिए। फिर दूसरी इकाई में कहा गया है कि महाभारत के सामान्य परिचय संबंधी समीक्षात्मक प्रश्न पूछेंगे। इसमें भी आप ध्यान रख लीजिए कि महाभारत क्या है, उसके कितने पर्व हैं, उन पर्वों के क्या नाम हैं, वेद व्यास जी कौन थे, वेद व्यास जी का संक्षिप्त परिचय जान लीजिए, और महाभारत की जो कथा है उसका सारांश आप इंटरनेट पर पढ़ लीजिए, और उसके आधार पर फिर आप कोई भी सामान्य समीक्षात्मक प्रश्न का उत्तर लिखने में सक्षम हो सकेंगे। इकाई 3 की तरफ अपन चलते हैं तो इकाई 3 में रघुवंशम शामिल है। रघुवंशम नामक ये भी एक महाकाव्य है, और इस महाकाव्य की रचना महाकवि कालिदास जी के द्वारा की गई है। इस बात को ध्यान रखिएगा। रघुवंशम का प्रथम सर्ग पूरा का पूरा आपके पाठ्यक्रम में है। आपके पास जो भी किताब हो, सहायक पुस्तिका हो, उसमें रघुवंशम, महाभारत, रामायण और अन्य जो किताबें आपके कोर्स में सम्मिलित हैं उसकी समरी आप सभी की पढ़ लीजिए। खाली समरी को अच्छे से पढ़कर अगर आप ध्यान में रख लेंगे तो अधिकांश प्रश्नों के उत्तर आपके बन जाएंगे। तो रघुवंश में भी प्रथम सर्ग की जो व्याख्या के लिए प्रश्न आएंगे, आपने समरी पढ़ ली, वही संदर्भ हो जाएगा कि प्रस्तुत पंक्तियां महाकवि कालिदास जी के द्वारा रचित रघुवंशम महाकाव्य से ली गई है। उसके प्रथम सर्ग में इन पंक्तियों का उल्लेख आया है। प्रसंग में आप प्रसंग बता दीजिए। रघुवंश की जो कथा है वो भी भगवान राम के पूर्वज रघुवंश, रघु महाराज और उनके बाद भगवान राम तक की ये कहानी है। तो रामायण से मिलती जुलती कहानी है, इसलिए याद रखने में कोई कठिनाई आपको नहीं होगी। फिर रघुवंश महाकाव्य के सामान्य परिचय से संबंधित समालोचनात्मक प्रश्न है। तो इसमें आपसे यही पूछा जाएगा कि कालिदास कौन थे, कालिदास का जीवन परिचय दीजिए, कालिदास की रचनाओं के बारे में बताइए, रघुवंशम का सारांश लिखिए, प्रथम सर्ग की कथा वस्तु बताइए, या रघुवंश की विशेषताएं बताइए। तो अगर आपके पास समरी याद है ना, तो आप इन सब प्रश्नों के उत्तर लिख सकेंगे। चलिए इकाई 4 में पहुंचते हैं। इकाई जो 4 है उसमें शामिल है स्वप्न वासव दत्ता, और ये जो स्वप्न वासव दत्ता नाम की जो किताब है ये महाकवि भास के द्वारा लिखी गई है। संस्कृत के बड़े विद्वान हैं, लेखक का नाम तो याद रख ही लीजिए। तो स्वप्न वासव दत्तम या स्वप्न वासव दत्ता के लेखक महाकवि भास है। इसमें पहले से तीसरे अंक तक का आपको तैयार करना है। ये वस्तुतः एक नाटक है। इस नाटक के पहले 3 अंकों की समरी आप हिंदी में अच्छे से पढ़कर समझ लीजिए, और इसमें भी आपसे व्याख्या पूछी जाएगी तो आप यही लिखिए संदर्भ में कि ये प्रस्तुत पंक्तियां महाकवि भास के द्वारा लिखे गए सुप्रसिद्ध नाटक स्वप्न वासव दत्तम से ली गई है। फिर प्रसंग में बता दीजिए कि इन पंक्तियों में नाटककार ये चर्चा कर रहे हैं, जो भी उसका प्रसंग हो,
और फिर व्याख्या कर दीजिए जो समरी में आपने पढ़ी है और जो पंक्तियों में लिखा है उसको समझते हुए आप व्याख्या कर दीजिए। आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि व्याख्या कितनी लिखनी चाहिए, तो लगभग 1 पेज में व्याख्या लिखनी चाहिए। 3-4 पेज में आपको 3-4 पंक्तियों में आपको संदर्भ लिखना चाहिए, 3-4 पंक्तियों में आपको प्रसंग लिखना चाहिए और 1-1.5 पेज में आपको व्याख्या लिखनी चाहिए। और एक विशेष नाम का पॉइंट भी होता है जिसमें आप लिख सकते हैं कि भाषा शैली बहुत अच्छी है, काव्य का बहुत बढ़िया कलात्मक प्रयोग किया है। अगर आपको छंद पता हो तो आप लिखिएगा कि ये पंक्तियाँ इन छंदों में लिखी गई है, आदि आदि। और विशेष आप नहीं लिख पा रहे हैं तो सामान्य विशेष लिख दीजिए, भाषा शैली बहुत अच्छी है, विषय वस्तु बहुत अच्छी है, उत्कृष्ट ढंग से इसकी रचना की गई, ऐसा कुछ लिख दीजिए। इस पर भी आपसे आलोचनात्मक समीक्षात्मक प्रश्न पूछेंगे कि संपूर्ण नाटक पर आधारित समीक्षात्मक प्रश्न। तो इसमें भी यही पूछेंगे कि भास का परिचय दीजिए, एक नाटक के रूप में स्वप्न वासव दत्तम का मूल्यांकन कीजिए, नाटक स्वप्न वासव दत्तम की कथा वस्तु क्या है, उसका सारांश क्या है, इस नाटक की विशेषताएं क्या हैं, नाटक के पात्रों का चयन कैसे हुआ, इसका शीर्षक रखा गया वो उचित है क्या। तो यदि आपने समरी पढ़ ली, अच्छे से समझ ली, तो आप इन सभी क्वेश्चंस के उत्तर बहुत सरलता से दे सकेंगे। चलिए लास्ट यूनिट तक पहुंचते हैं अपन। लास्ट यूनिट में हितोपदेश नाम की रचना है। ये वास्तव में एक बोध किताब है और इसमें विभिन्न प्रकार की नैतिक शिक्षा दी गई है। और इसमें जो है आपसे मित्र लाभ नामक जो हिस्सा है हितोपदेश का वो रखा है। हितोपदेश नारायण पंडित के द्वारा लिखी गई रचना है। तो नारायण पंडित जी के द्वारा लिखी गई इस रचना को आप समझ लीजिए, थोड़ा सा सारांश समझ लीजिए, नारायण पंडित जी की जीवनी समझ लीजिए और जो भी उसमें मित्र लाभ वाला चैप्टर है आपकी किताब में है उसको सारांश को अच्छे से आत्मसात कर लीजिए और संदर्भ प्रसंग उसी तरह से लिखिए कि ये पंक्तियाँ हितोपदेश के मित्र लाभ वाले अनुभाग से ली गई है और इसकी रचना नारायण पंडित के द्वारा की गई है। और जब इसकी समीक्षा वाले प्रश्न आएंगे या उपदेशात्मक प्रश्न आएंगे तो उसमें यही बताइए कि यह रचना बहुत शिक्षाप्रद है, हमारे जीवन के लिए हमको व्यवहारिक अनुभव और ज्ञान प्रदान करती है, हमें किन पर भरोसा करना चाहिए, किन पर नहीं भरोसा करना चाहिए, इस तरह की बहुमूल्य शिक्षाएं हमें हितोपदेश से मिलती है। और मित्रों से हमें किस प्रकार के मित्र हमें बनाने चाहिए और कैसे मित्र हमारे लिए सहायक हो सकते हैं और कैसे गलत मित्र हमारे लिए घातक हो सकते हैं, ये सारी बातें आप इसमें लिखिए। 5वीं इकाई में कुल मिलाकर 2 किताबें हैं, एक हितोपदेश है और उसका मित्र लाभ वाला अंश है, अपन ने बात कर ली, और दूसरी नीति शतकम नामक एक किताब है जो राजा भर्तहरि के द्वारा लिखी गई है। और नीति शतकम के चूंकि 100 पद हैं उसमें शतक मतलब 100 पद होते हैं, तो इसके पहले से 50वें तक के पद्य को ही पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। तो ये बहुत ही बढ़िया लगेगी आपको, नीति संबंधी उपदेश संबंधी बातें इसमें दी गई है। तो उसको एक बार सारांश पढ़ लीजिए हिंदी में, कुछ व्याख्याएं पढ़ लीजिए और फिर परीक्षा में आप आसानी से इनके उत्तर लिख सकेंगे। इस तरह से आप देख रहे हैं कि आर्ष काव्य एवं लौकिक काव्य बड़ा ही सरल एक पेपर है। अच्छा बच्चों, आपको पता है आपका पेपर है, आपका विषय है, वर्ष भर से आप पढ़ रहे हैं, आर्ष काव्य का क्या मतलब होता है और लौकिक काव्य का क्या मतलब होता है। तो आर्ष का मतलब होता है ऋषि, और ऋषि द्वारा लिखे गए काव्य को हम आर्ष काव्य कहते हैं। जो हमारे पुराने वाल्मीकि जी एक ऋषि थे, वेद व्यास जी एक ऋषि थे, तो इनके द्वारा जो कविताएं लिखी गई रामायण और महाभारत के रूप में वो आर्ष काव्य कहलाती है। और सामान्य व्यक्तियों के द्वारा जो कविताएं लिखी गई, काव्य लिखे गए, वो लौकिक काव्य कहलाते हैं। जैसे कालिदास जी हैं या भास हैं या नारायण पंडित हैं या राजा भर्तहरि हैं, ये सामान्य सांसारिक व्यक्ति हैं, तो इनके काव्य को लौकिक काव्य कहते हैं। और ऋषि मुनियों के द्वारा जो काव्य लिखा जाता है उसको आर्ष काव्य कहते हैं। यदि यह बात आपको पहले से पता थी तो आपको बहुत साधुवाद, और यदि आपको पहली बार पता चली तो आप करियर एडवाइस चैनल को धन्यवाद ज़रूर दीजिएगा कमेंट में। क्या आप चाहते हैं कि आपको आर्ष काव्य एवं लौकिक काव्य के महत्वपूर्ण प्रश्न भी दिए जाएं? यदि हाँ तो आप अपनी इच्छा बताइए, या फिर इस वीडियो से ही आपका काम चल जाएगा।
यदि आपको प्रश्न चाहिए तो 1-2 दिन में करियर एडवाइस चैनल की संचालिका प्रीति गुलवानिया जी के द्वारा एमपी क्वेश्चन निकालकर आपके लिए वीडियो बनाने का प्रयास किया जाएगा। मुझे बहुत महत्वपूर्ण बात आपके साथ साझा करने का मौका मिला। इसके लिए करियर एडवाइस चैनल की संचालिका प्रीति जी का बहुत बहुत आभार। आपका पेपर बहुत अच्छा जाए, संस्कृत का बहुत अच्छे अंक लाएं। आपको शुभकामनाएं। नमस्कार।